गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, जो मेरी सीरीज चल रही है इसी 002 के लिए, आज मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करना चाहता हूं। तो बेटा, पिछली क्लास में हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ रहे थे। एक स्पेसिफिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस या कुछ स्पेसिफिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसमें एक बहुत फेमस थी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, दूसरी थी डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब हम कहना चाह रहे थे कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव भी एक टाइप का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस मैं आज आपको पढ़ाऊंगा और फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कंपोजिशन करके अनदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बनाएंगे। तो क्योंकि मैं बता चुका हूं कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो एक तरीके का फंक्शन ही होता है, तो जैसे आप फंक्शंस का कंपोजिशन करते थे ऐसे ही आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का भी कंपोजिशन करेंगे। लेकिन कंपोजिशंस करने से पहले जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है स्पेसिफिक, उनके मैट्रिसेस, उनकी डेफिनेशन और उनको कैसे बनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मेरे बच्चों, आज जो सबसे पहले मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है वो है रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो रोटेशन वैसे तो किसी भी एक्सिस सिनेरियो का बन सकता है, बट फॉर द सिंप्लिसिटी यहां पे हम आर स्क्वायर लेके ही चलते हैं। तो वो कहता है कि मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन बना रहा हूं आर स्क्वायर से लेके आर स्क्वायर के बीच में। ठीक है, और टी ऑफ एक्स वाई जो भी बनेगा वो टू डायमेंशनल होगा। सपोज आई कॉल दिस एक्स डैश वाई डैश। अब डोमेन भी आर स्क्वायर है तो टी जो ट्रांसफॉर्मेशन चलेगी वो एक्स कोमा वाई पे चलेगी, और जो कोडोमेन है वो भी आर स्क्वायर है तो वो भी एक्स डैश कोमा वाई डैश टाइप पे चलेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सुधीर सर, ये तो आपने सिर्फ हमें डोमेन और कोडोमेन के बारे में समझाया, इसकी डेफिनेशन क्या है। मेरे बच्चों, अब डेफिनेशन इस बात पे डिपेंड करते कि आप बना क्या रहे हो। आप एक्चुअली एक्सिस को रोटेट कर रहे हो। तो रोटेशन में दो बातें होती हैं, आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो जो एंगल है वो इंक्रीज होता है, और अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो जो एंगल है वो डिक्रीज होता है। दो बातें, ठीक। तीसरा जो मेन बात है वो एक्चुअली में ये है कि आप एक्स कोमा वाई को जहां से रोटेट कर रहे हो उसका इनिशियल एंगल क्या है। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन जब भी हम अपनी थ्योरी को डेवलप करेंगे, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को डेवलप करेंगे, तो ये चीज मैटर करेगी कि आपका इनिशियल एंगल क्या था जहां से आपने एक्स वाई को रोटेट किया। अब मैं बार बार टर्म यूज कर रहा हूं एंगल एंगल रोटेशन, तो मेरे बच्चों इसका मतलब मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर कुछ काम करना चाहता हूं। तो इन जनरल हम जब आर स्क्वायर की बात करते हैं, आर क्यूब की बात करते हैं, तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। बट अगर एंगल्स आपके डिस्कस करने हो हमें, तो हम कंफर्म उसको पोलर कोऑर्डिनेट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। तो सिनेरियो कुछ मेरे बच्चों ऐसा बन रहा है कि सपोज आपके पास कोई पॉइंट है आर स्क्वायर का विच इज एक्स वाई। सपोज आई कॉल पॉइंट एक्स वाई। ठीक है, अब क्या है कि मुझे इसे पोलर कोऑर्डिनेट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने एक वेक्टर या एक लाइन ऐसे अटैच कर दी मेरे बच्चों, सपोज फॉर एग्जांपल, और ये एंगल है थीटा और ये लेंथ है आर। तो यहां से लेके यहां तक जो वेक्टर की जो आपकी लेंथ है, सपोज उसको मैं आर मान के चल रहा हूं। तो आर थीटा और एक्स वाई के बीच में एक रिलेशन होता है, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये बिल्कुल 12th क्लास की फॉर्मुलेशन है। ऑब्वियसली डी स्कूल वाले बच्चे हो तो आपको कंफर्म ये पता होगा। अब वो ये कह रहा है कि अगर इस वेक्टर को एक्स वाई को अगर मैं रोटेट कर दूं, सपोज एंटी क्लॉकवाइज गामा डिग्री एंगल, तो सबसे पहले तो आर दोनों में सेम रहेगा, जो आर यहां पे है वही आर यहां पे रहेगा, और ये गामा डिग्री एंगल रोटेट हो जाएगा। सपोज किस तरफ रोटेशन हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तभी गामा पॉजिटिव रहेगा। अगर क्लॉकवाइज होता तो यहीं पे कोरस्पॉन्डिंग गामा माइनस गामा हो जाता, कोई प्रॉब्लम। माइनस का मतलब ये नहीं कि एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा, माइनस मतलब डिक्रीज हो जाता इनिशियल एंगल से। अभी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इनिशियल एंगल से। इनिशियल एंगल क्या है, थीटा। तो मेरे बच्चों ये जो नए कोऑर्डिनेट आपके बनने वाले हैं, दीज आर एक्स डैश
वाई डैश जो मैंने यहां लिखा है। अब सवाल यह है कि सुधीर सर एक्स डैश वाई डैश क्या होंगे, क्योंकि जैसे ही मुझे एक्स डैश वाई डैश मिलेगा मेरी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले चलिए जी एक्स डैश फाइंड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो एक्स डैश किसके बराबर होगा, वो होगा आर कोस थीटा प्लस गामा, क्योंकि रूल है ना, आर तो आर है। अब जो इनिशियल एंगल है इसका वो क्या हो गया, थीटा प्लस गामा। थीटा पहले था, गामा रोटेट कर दिया तो थीटा प्लस गामा। अगर क्लॉकवाइज करते तो थीटा माइनस गामा हो जाता। समझ गए? नाउ दिस इज व्हाट आर। अब कोस थीटा प्लस गामा का फॉर्मूला लगाइए, कोस थीटा कोस गामा माइनस के साइन थीटा और मेरे बच्चों साइन गामा। बिल्कुल सिंपल है। नाउ दिस इज व्हाट आर कोस थीटा इंटू कोस गामा माइनस आर साइन थीटा इंटू साइन गामा। ठीक है। अब अगर आप एक सेकंड के लिए देखें, ये चीज आपको पता है ऑलरेडी, ये चीज आपको पता है ऑलरेडी। कहां से? यहां से पता है। तो आर कोस थीटा किसके बराबर है, एक्स। तो ये हो गया एक्स कोस गामा माइनस वाई साइन गामा। ठीक है बेटा। तो जो एक्स डैश ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी वैल्यू आपने डाल दी, उसका जो पोलर कोऑर्डिनेट सिनेरियो है वो आपने डाल दिया, और मैं यहां लिख रहा हूं उसको। तो एक्स डैश मेरे पास किसके बराबर आया, एक्स कोस गामा माइनस वाई साइन गामा कोमा। ठीक है बेटा। अब हम वाई डैश को लेते हैं। सिमिलरली मेरा वाई डैश किसके बराबर बनेगा, वाई डैश मेरा बन रहा है आर साइन थीटा प्लस गामा। ठीक है। चलिए तो दिस इज आर। अब ये हो जाएगा साइन थीटा कोस गामा प्लस कोस थीटा साइन गामा। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। अगेन आर कोस थीटा आपको पता है और आर यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर साइन थीटा आपको पता है, आर कोस थीटा पता है। आर साइन थीटा किसके बराबर है, वाई। सो वाई कोस गामा प्लस एक्स साइन गामा। आप चाहो तो मेरे बच्चों इसको चेक करके देख सकते हो। तो वाई डैश किसके बराबर आ गया, वाई कोस गामा प्लस एक्स साइन गामा। दैट्स इट। तो सबसे पहले तो जो रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन होती है बच्चों वो ये होती है, बिल्कुल सिंपल। अब गामा क्या है, गामा है एंगल जो आपने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं टी गामा। समझ गए? तो अब इसको बीच में से हटा दीजिए, अब इसको बीच में से हटा दीजिए। आपकी टी गामा एक्स वाई ये जो ट्रांसफॉर्मेशन बनी दिस इज रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। यहीं पे अगर वो गामा को क्लॉकवाइज रोटेट करता, मतलब अपने एक्स वाई को क्लॉकवाइज रोटेट करता गामा डिग्री, तो नोटेशन होती टी माइनस गामा एक्स कोमा वाई। और आपको कुछ नहीं करना था, जहां पे भी गामा लिखा है वहां माइनस गामा कर देते तो क्या आ जाता, एक्स कोस माइनस गामा माइनस वाई साइन माइनस गामा कोमा वाई कोस माइनस गामा प्लस एक्स साइन माइनस गामा। ठीक है जी। अब आपको शायद पता होगा कोस माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाता एक्स कोस गामा प्लस वाई साइन गामा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, कोमा वाई कोस गामा माइनस एक्स साइन गामा। मेरे बच्चों दोनों ट्रांसफॉर्मेशन आपको मैंने समझा दी। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ऐसे कर लेना, और क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ऐसे कर लेना। बिल्कुल सिंपल है। अब ये दोनों जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको मैंने बताई ये दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। ये क्वेश्चन हम अपने जो हमारा जो कोर्स होता है उसमें हम ये प्रूफ करके देते हैं, और आपके एग्जाम में भी आता है कि शो दैट या डिफाइन रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन देन शो दैट इट इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी यहां पर मैंने सिर्फ इस ट्रांसफॉर्मेशन को डेवलप करके दिखाया है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने डेवलप करी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर के बीच में ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये शो करिए। फिर आता है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स बनाइए।
तो अभी मैट्रिक्स मेरा टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू द बुक, बट आपके असाइनमेंट में डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन यहां से पूछा है, तो एक दो वीडियोस में हम वहां तक पहुंच जाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि सुधीर सर ने प्रॉब्लम सेट के 5 क्वेश्चन डिस्कस करके रोक दिए थे और फिर सुधीर सर ने पढ़ाना शुरू किया था, क्योंकि पहले आपको थोड़ा समझ में आनी चाहिए चीजें कर कैसे रही है। डायरेक्ट आप असाइनमेंट पे जाओगे, पेपर पे जाओगे, कुछ समझ में नहीं आना है। और अभी मुझे कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सुधीर सर बचा लीजिए, सीनियर्स कह रहे हैं कि 50 to 60% बच्चे फेल हो जाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। आपको क्या लगता है कि डी स्कूल में आगे काम हो गया? उतना आसान नहीं है मेरे बच्चों, पढ़ लीजिए। एज ए सीनियर बोल रहा हूं, पढ़ लीजिए, एज ए टीचर नहीं बोल रहा हूं। एज ए टीचर आपको हो सकता है लगे सुधीर सर आप अपनी कोचिंग की तारीफ कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा हूं, एज ए सीनियर बोल रहा हूं। चलिए खैर, तो मेरे बच्चों रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताई मैंने, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। चलिए अगली ट्रांसफॉर्मेशन लेके चलते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, अब रिफ्लेक्शन का मतलब होता है मिरर इमेजिंग सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन क्या है कि यहां पे जो मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा। एग्जाम में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, एक्चुअली में वो क्वेश्चन पूछेगा रिफ्लेक्शन का, लेकिन वो क्वेश्चन रिफ्लेक्शन का नहीं होगा, उसमें रिफ्लेक्शन और रोटेशन दोनों मिक्स होंगे। तो पहले मैंने आपको रोटेशन समझा दिया, अब मैं आपको रिफ्लेक्शन समझा रहा हूं, फिर मैं आपको उन दोनों को मिक्स करके दिखाऊंगा, कंपोज करके दिखाऊंगा। तो कंपोजिशन करने के बाद वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब सवाल क्या है वो सुनिए। सिचुएशन ये है कि वो कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक एक्स वाई पॉइंट है ऑन आर स्क्वायर, ये वाला। सपोज आप चाहो तो ऐसे एक वेक्टर नोटेशन इसको दे सकते हो। वो कह रहा है कि आप इसको रिफ्लेक्ट करिए ऑन एक्स एक्सिस। आप चाहे तो इसको वाई एक्सिस में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको किसी अनदर लाइन में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। वो कह सकता है कि एक्स वाई कोई पॉइंट है और मैंने एक लाइन बनाई कुछ ऐसे थीटा डिग्री एंगल पे, सपोज फॉर एग्जाम्पल, इसको आप इस लाइन के अंदर रिफ्लेक्ट करिए। इसको अगर इस लाइन के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे तो रिफ्लेक्शन यहां जाएगा, लेकिन वो क्या बनेगा मुझे बताना पड़ेगा। लेकिन हम फॉर द सिंप्लिसिटी, क्योंकि आप डायरेक्ट इसको इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करते, हम कुछ अनदर वर्क करते हैं, तो फॉर सिंप्लिसिटी सबसे पहले हम इसको एक्स एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर हम इसको एक्स एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्ट करें, इसका सीधा सीधा मतलब है एक मिरर आप यहां पे रख दीजिए। आप एक मिरर यहां पे रख दोगे तो बिल्कुल सेम एंगल वो नीचे चला जाएगा। अगर ये एंगल है सपोज गामा, तो ये एंगल हो जाएगा माइनस गामा, और ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा, ये कोऑर्डिनेट बनेगा एक्स कोमा माइनस वाई। कौन बनेगा? एक्स कोमा माइनस वाई। तो जो रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, टी कहां से कहां पे जा रही है? आर स्क्वायर से लेके आर स्क्वायर पे। कैसी जा रही है? टी ऑफ एक्स वाई, इसको हम टी जीरो से डिनोट करते हैं इन जर्नल। नोटेशन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, इन जर्नल टी जीरो से डिनोट करते हैं। तो टी जीरो एक्स वाई किसके बराबर बना? एक्स कोमा माइनस वाई। समझ गए बेटा? तो अब फिर से वो दो सवाल आते हैं कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और अगर है तो इसका मैट्रिक्स बनाइए। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको इजीली शो कर सकते हैं मेरे बच्चों। ये हमारे कोर्स में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, प्रॉपर प्रूफ मिलेगा, बट यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सिंपल है बिल्कुल, आप चाहो तो कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे टाइप की आपको ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ाई, जिनमें 3 सबसे मेन है, ऑर्थोगोनैलिटी, रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। तो जितनी भी अनदर ट्रांसफॉर्मेशंस आगे चल के बनेंगी, वो सब की सब मेरे बच्चों इन्हीं का एक पर्टिकुलर केस बनेगी। बिल्कुल वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अब मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है जो सबसे मेन है, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मींस जो भी आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बनाई, उनके कोरस्पॉन्डिंग कन्फर्म एक मैट्रिक्स बनेगा। अब थोड़ा बात समझिए, मैट्रिक्स इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा मेन होता है। मैट्रिक्स इकोनॉमिक्स के अंदर इनपुट आउटपुट एनालिसिस को आइडेंटिफाई करता है। अब आप
इनपुट आउटपुट एनालिसिस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करना थोड़ा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है, वहीं पे मैट्रिक्स को स्टडी करना इजी होता है। तो मैथमेटिशियन ने क्या बोला कि हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग कंफर्म एक मैट्रिक्स मिलेगा जो हमें बताना है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, जो आपके असाइनमेंट मिला है उसमें इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन होना चाहिए, मैंडेटरी है। जब भी आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग कोई मैट्रिक्स बनाते हो तो डोमेन का बेसिस आपने क्या लिया, कोडोमेन का बेसिस आपने क्या लिया, वो मैटर करता है। आपका टीचर जो असाइनमेंट अभी फिलहाल दे रहा है उसमें वो अंडरस्टूड करता है कि स्टैंडर्ड बेसिस लिए हैं हमने, बट एग्जाम में स्टैंडर्ड बेसिस नहीं आएगा। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, जब आप ये थ्योरी डिस्कस करते हैं तो आप नॉट ओनली द बेसिस पर वर्क करते हैं, आप ऑर्डर्ड बेसिस पर वर्क करते हैं। बी केयरफुल, बेसिस अलग चीज होती है, ऑर्डर्ड बेसिस अलग चीज होती है, समझ गए? तो व्हेन वी डिस्कस द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी यूज द ऑर्डर्ड बेसिस थ्योरी, ना कि बेसिस थ्योरी। बी केयरफुल, नहीं तो जीरो मिल जाएगा आपको। और यही रीजन है 60% बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि पता होता नहीं है। तुम्हें लगता है कि भाई डी स्कूल आ गए तो सब कुछ बेहतरीन हो गया। बाबू, सब कुछ बेहतरीन नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बेसिस और ऑर्डर्ड बेसिस में क्या डिफरेंस है, तो शायद चुनिंदा बच्चे होंगे जो बता पाएंगे। खैर, डजंट मैटर। तो मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि अगर मान लीजिए टी मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके, जिसका डोमेन वेक्टर स्पेस है V, जिसकी डायमेंशन है n, जिसका कोडोमेन वेक्टर स्पेस है W, जिसकी डायमेंशन है m। ठीक है बेटा। अब यहां पे आपको BV इज व्हाट, गिवन बेसिस है, गिवन ऑर्डर्ड बेसिस है, किसका? V का। तो मान लीजिए वो है V1 V2 अप टू डॉट डॉट Vn। Vn क्यों लिखा? क्योंकि जो डोमेन का जो वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन n है। सिमिलरली BW, नाउ दिस इज व्हाट, W1 W2 Wm। ठीक है जी। और W1 W2 Wm क्या है? ये बेसिस एलिमेंट है, ऑर्डर्ड बेसिस एलिमेंट है, किसके? V के। और m क्यों लिखा? क्योंकि इसका जो डायमेंशन है वो m है। और आपको पता है किसी भी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन एक मेन कॉन्सेप्ट होता है। डायमेंशन का मतलब होता है कितने एलिमेंट उस बेसिस के अंदर बनाए गए हैं। तो जब तक वो आपको डोमेन और कोडोमेन के स्टैंडर्ड बेसिस या नॉन स्टैंडर्ड बेसिस, ऑर्डर्ड बेसिस नहीं दे देता, तब तक आप मैट्रिक्स बना ही नहीं सकते हो। ये खेल ही बेसिस का है, गिवन बेसिस का है। क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग बहुत सारे मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं। जैसे ही आप बेसिस को चेंज करोगे, ऑर्डर्ड बेसिस को चेंज करोगे, तो मैट्रिक्स का जो फॉर्मुलेशन है वो चेंज हो जाएगा। तो यू मस्ट नो द गिवन ऑर्डर्ड बेसिस। ऑर्डर्ड बेसिस का मतलब है कि V1 V2 Vn जिस फॉर्मेट में लिखे हैं, जिस ऑर्डर में लिखे हैं, जिस पोजीशन में लिखे हैं, कौन पहले लिखा है कौन बाद में, ये चीज मैटर करती है। तो जिस चीज को आपने जैसे दिया गया है ऐसे ही लिखेंगे। बहुत बार वो कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देता है, ऐसे कर देता है, समझिए 0 1 1 0। अब पॉइंट टू बी नोटेड, एक चीज लिख रहा हूं 1 0 0 1, समझ में आया जी? सो बी केयरफुल। अगर मैं सिर्फ बेसिस की बात करूं तो ये और ये बिल्कुल सेम है। अगर मैं ऑर्डर्ड बेसिस की बात करूं तो और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ में आया? चलिए खैर कोई बात नहीं। अब जो भी होगा आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो दे देगा ऐसे कुछ, P ऑफ x इज इक्वल टू W या P ऑफ V इज इक्वल टू W। ऑब्वियसली बात है, आप एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो वो देगा ना, और बाकी सब चीजें पता है आपको। V कैपिटल V का एलिमेंट है, W कैपिटल W का एलिमेंट है, ये बला बला चीजें आपको पता है। तो जो भी डेफिनेशन दी होगी, अभी मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा। जो भी डेफिनेशन आपको T की दी होगी उसके अकॉर्डिंग
आप सबसे पहले ऑर्डर्ड बेसिस के पहले एलिमेंट पर टी लगाएंगे, टी ऑफ V1। V1 किसका एलिमेंट है? डोमेन का ना। तो सबसे पहले आप टी ऑफ V1 लगाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, टी ऑफ V1 कहां पर बिलोंग करेगा? W के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि W कोडोमेन है, W रेंज है। अब अगर टी ऑफ V1 W के अंदर बिलोंग करेगा और W का बेसिस आपको गिवन है, तो आप कंफर्म ये कहेंगे कि सुधीर सर, टी ऑफ V1 कैन बी रिप्रेजेंट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1, W2, W3, Wm, क्योंकि बेसिस का ये डेफिनेशन था, बेसिस का ये रूल था। तो दिस एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंट एज अल्फा 11 W1 प्लस अल्फा 21 W2 प्लस अल्फा 31 W3 प्लस अप टू डॉट डॉट अल्फा M1 WM। अल्फा 11, अल्फा 21, अल्फा 31, अल्फा M1 आर सम स्केलर्स। तो पिछली क्लास में मैं लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बता चुका हूं कि अगर कोई भी वेक्टर है W का और W का कोई गिवन बेसिस मुझे पता है, तो मैं उसको ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकता हूं, लिख दिया। अब सिमिलरली मेरे बच्चों, टी ऑफ V2 पर आप काम करेंगे। अब V2 डोमेन का एलिमेंट है, टी ऑफ V2 W का एलिमेंट बनेगा। फिर से आप किसी अनदर रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। तो मेरे बच्चों, अल्फा 12 W1 प्लस अल्फा 22 W2 प्लस अल्फा 32 W3 प्लस डॉट डॉट अल्फा M2 WM बन गया। अप टू सो ऑन करते चले जाइए। टी ऑफ VN मतलब जो आपका लास्ट वाला एलिमेंट है उसको ले लीजिए, अगेन फिर से लिखेंगे तो क्या आएगा? अल्फा 1N W1 प्लस अल्फा 2N W2 प्लस अल्फा 3N W3 प्लस डॉट डॉट अल्फा MN WM। पूरा लिख दिया जी। अब ये जितने भी कोफिशिएंट हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, पहली रो को पहला कॉलम बना दीजिए, दूसरी रो को दूसरा रो, समझ रहे हो? मतलब जो आपने सेकंड एलिमेंट ऑफ द बेसिस पर जो ट्रांसफॉर्मेशन करी थी, जो लीनियर रिप्रेजेंटेशन करी थी, उसको सेकंड कॉलम बना दीजिए और लास्ट वाले को लास्ट कॉलम बना दीजिए। मतलब जो हॉरिजॉन्टली चीजें लिखी हैं उनके कोफिशिएंट को आप वर्टिकली लिख दीजिए। तो मेरे बच्चों, एक मैट्रिक्स बनता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए यहीं पे बना रहा हूं। एक मैट्रिक्स आपको बनता हुआ दिखाई देगा, विच इज डिनोटेड एज मैट्रिक्स ऑफ टी। कैसे बनेगा? अल्फा 11 अल्फा 21 अप टू डॉट डॉट अल्फा M1। ठीक है बेटा। नाउ अल्फा 12 अल्फा 22 अप टू डॉट डॉट अल्फा M2 एंड सो ऑन। अल्फा 1N अल्फा 2N अप टू डॉट डॉट अल्फा MN। एक मैट्रिक्स बनेगा और इसका ऑर्डर होगा M क्रॉस N। बी केयरफुल। आपको क्या बताया था कि जब आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाएंगे तो जो कोडोमेन की डायमेंशन है वो नंबर ऑफ रो हो जाती है और जो डोमेन की डायमेंशन है वो नंबर ऑफ कॉलम हो जाती है। लेकिन कैसे करना है वो आपको मैं समझा रहा हूं। बिल्कुल सेम। आपने अगर टी ऑफ V1 को बाद में डिफाइन किया और टी ऑफ V2 को पहले डिफाइन कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कॉलम फर्स्ट पे आना चाहिए था वो सेकंड पे आ जाएगा और जो सेकंड पे आना चाहिए था वो फर्स्ट पे आ जाएगा। इसलिए बोला गया था कि खाली बेसिस से काम नहीं करते, ऑर्डर्ड बेसिस होना चाहिए। ऑर्डर मैटर करता है। तो अब अगर आप यहां स्टैंडर्ड बेसिस लेते तो बहुत आसान हो जाती चीजें, लेकिन अगर नॉन स्टैंडर्ड बेसिस है मेरे बच्चों तो ऐसे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा टिपिकल होता है और एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि जब बेसिस नॉन स्टैंडर्ड गिवन होते हैं। सो बी केयरफुल। चलिए एक आपको क्वेश्चन लेके दिखाता हूं। क्वेश्चन क्या है? एक ट्रांसफॉर्मेशन है R³ से R² पे।
सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन दे दी, टी ऑफ x1 x2 x3 इज व्हाट, x1 प्लस x2, ओके, 2x3 माइनस x1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पे उसने बेसिस एलिमेंट आपको दे दिए, तो एक बेसिस एलिमेंट ये दिया है जिसमें 3 एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली ये R3 का बेसिस होगा, और ये नीचे जो दिया गया है ये R स्क्वायर का बेसिस है। ना ऊपर वाला और ना नीचे वाला ऑर्डर्ड स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, बी केयरफुल। स्टैंडर्ड बेसिस है नीचे वाला, बट अगर हम ऑर्डर्ड की बात करें तो ऑर्डर्ड स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है। खैर छोड़िए, अब ऑर्डर्ड का क्या रूल है वो मैं आपको समझा चुका हूं, मतलब ऑर्डर्ड लेना मैंडेटरी है। अब वो कह रहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, इसका मैट्रिक्स बना के दिखाइए। बहुत सिंपल, सबसे पहले मैंने बोला था टी ऑफ V1 बनाना, यानी कि टी ऑफ, अब V1 क्या है, 1 0 माइनस के 1, ठीक है बेटा, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये W1 है, ये W2 है। तो T को पहले मैंने V1 पे लगाया, तो T ऑफ V1 मैंने बनाया। अब अकॉर्डिंग टू रूल आइए, अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, रेंज में पहला एलिमेंट क्या है, x1 प्लस x2 जो कि 1 के बराबर है। अगला क्या है, 2x3 माइनस x1, तो 2x3 माइनस x1 ये हो गया माइनस के 3। आप चेक कर लीजिए। अब इस चीज को आपको W1 और W2 के रूप में लिखना है। सो कैन आई राइट माइनस के 3 0,1 प्लस 1 इंटू 1,0। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हैं, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, यही मिलेगा। ठीक है बेटा, अब सिनेरियो ये बन रहा है कि सुधीर सर ये क्या आया मेरे बच्चों, ये वो आ गया अल्फा 1 1 W1 प्लस अल्फा 1 2 W2 या अल्फा 2 1 W2, समझ गए ना। चलिए अब क्या करना है आपको, T ऑफ V2 निकालना है। तो T ऑफ V2 किसके बराबर है, 1 1 1। चलिए अब डेफिनेशन में लगाओ, यहां आ गया 2 और वहां आ गया 2x3 यानी के 2 और माइनस के x1 यानी के 1। बिल्कुल सिंपल है, आप चाहे तो आप इसको चेक करके देख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, अगर मैं इस बेसिस पे इसको लगाऊं तो ये आ जाएगा 1 इंटू 0,1 प्लस 2 इंटू 1,0। चेक कर लो, T ऑफ V3 इसके बराबर चलेगा T ऑफ 1 0 0, क्या बनेगा x1 प्लस x2 यानी के 1, फिर क्या बनेगा 2x3 माइनस के x1 यानी के -1। सो दिस इज -1 0 1 प्लस के 1 1 0। ठीक है बेटा, तो ये सारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मैंने कर दी जैसे पहले किया था। अब एक बात बताइए, अब आपको मैट्रिक्स अगर बनाना है तो चलिए इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं यहां से। अगर मैट्रिक्स ऑफ T आपको बनाना है तो बाबू मैंने क्या बोला था, जो पहला हॉरिजॉन्टल सिनेरियो हो उसको वर्टिकली कर दीजिए, तो -3 1 आ गया, फिर 1 2 आ गया, फिर 1 -1 और 1 आ गया, एंड नाउ दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। अब जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी वो सारी चीजें चेक कर लीजिए, मैट्रिक्स बन गया। तो ऐसे आप कोरस्पॉन्डिंग टू गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू गिवन ऑर्डर्ड बेसिस आप एक मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए जी आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताइए ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। अब उसने ना थ्योरी को चेंज कर दिया, क्वेश्चन को चेंज कर दिया, क्वेश्चन के क्राइटेरिया को चेंज कर दिया। वो कह रहा है कि आपको मैं बेसिस दे देता हूं 2 वेक्टर स्पेसिस के, और एक मैट्रिक्स दे देता हूं M क्रॉस N टाइप का। आपको उस मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी है। तो आपको रिवर्स चलना है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, वहां पर भी बेसिस गिवन थे, ऑर्डर्ड बेसिस गिवन थे, ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी, मैट्रिक्स पूछा था। यहां पर भी बेसिस गिवन होंगे, ऑर्डर्ड बेसिस गिवन होंगे, लेकिन मैट्रिक्स गिवन होगा, आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिएगा। समझ गए, बिल्कुल सिंपल है, रिवर्स चलते हुए चलना है। तो मान लीजिए उसने बोला कि भाई मेरे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज फॉर एग्जांपल A11 A12 अप टू डॉट डॉट A1n, A21 A22 अप टू डॉट डॉट A2n अप टू सोन,
AM1 AM2 डॉट डॉट AMN M क्रॉस N, एक मैट्रिक्स है मेरे पास। इसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करो और बेसिस मैं आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा उसका डोमेन होगा n डायमेंशनल और उसका कोडोमेन होगा m डायमेंशनल। बोलो हाँ या ना। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रो कितनी है m, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n, और आपको क्या बोला था, नंबर ऑफ रो इज नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ द कोडोमेन और नंबर ऑफ कॉलम्स आर नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ द डोमेन। तो ये कंफर्म हो गया। अब मान लो इसका जो बेसिस है वो है V1 V2 अप टू डॉट डॉट Vn। ठीक है बेटा, इसका जो बेसिस है Rm का जो बेसिस है या W का जो बेसिस है वो है सपोज W1 W2 Wm, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन सिनेरियो क्या मैं ये कह दूं कि T ऑफ V1 इज इक्वल टू A11 W1 प्लस A21 W2 प्लस डॉट डॉट AM1 WM। देखिए बेटा, जब आपने पहला कॉलम बनाया था तो कैसे बनाया था, T ऑफ V1 को रिप्रेजेंट किया था W की टर्म्स में, और जो आपके मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम था वो कोफिशिएंट थे W1 W2 W3 Wm के, तो मैंने पुल बैक कर दिया। बिल्कुल ऐसा मैं कर सकता हूं। सिमिलरली T ऑफ V2 किसके बराबर बनेगा, A12 W1 प्लस A22 W2 प्लस डॉट डॉट AM2 WM, लिख दिया, एंड सो ऑन। T ऑफ Vn इज व्हाट, बेसिकली A1n W1 प्लस A2n W2 प्लस डॉट डॉट AMN WM, लिख दिया। तो यहां पे आपको क्या मिला, जो गिवन मैट्रिक्स आपको दिया गया था उसकी हेल्प से आपने T ऑफ V1 निकाल लिया, T ऑफ V2 निकाल लिया, T ऑफ Vn निकाल लिया, जो इस तरीके से बना। अब आपको क्या करना है वो सुनिए। आपको एक्चुअली चाहिए था T ऑफ X, मतलब आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए थी जहां पे जो आपका X है वो एलिमेंट है Rn का, डोमेन का, तो T ऑफ X आपको चाहिए था। अब एक बात बताइए, अगर आपको T ऑफ X चाहिए तो जो X है वो डोमेन का एलिमेंट होगा, यस, और आपको डोमेन का बेसिस पता है V1 V2 Vn, तो आप इस X को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 Vn में लिख सकते हैं। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, T ऑफ X को आप लिख सकते हैं T ऑफ अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस डॉट डॉट अल्फा n Vn, बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं, डन। अब क्योंकि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अकॉर्डिंग टू रूल दिस कैन बी रिटन एज अल्फा 1 T ऑफ V1 प्लस अल्फा 2 T ऑफ V2 प्लस डॉट डॉट अल्फा n T ऑफ Vn, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन खत्म। T ऑफ V1 आपको पता है, T ऑफ V2 आपको पता है, T ऑफ Vn आपको पता है, सारी वैल्यू डालेंगे, इसको क्लब करेंगे, T ऑफ X इज इक्वल टू दिस वन मिल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वेरी सिंपल, बिल्कुल कोई भी टिपिकल टास्क मेरे बच्चों इन चीजों में होता ही नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नॉलेज पता होनी चाहिए। तो वो जो 50 to 60% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं ना डी स्कूल में, वो इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि शुरुआत में आपको ऐसा लगता है कि भाई बहुत हम तो एकदम सुपर हैं। बाबू सुपर बाप हो, डीएससी में हो, लेकिन बी केयरफुल, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए। तो जो लोग वाकई में कॉन्सेप्ट को समझते हुए बैठे हैं वो टॉप 20 वो 40% में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जो 60 में हो, आप या तो अपना साल बर्बाद करिए और या तो आप पढ़ाई करिए। एज ए सीनियर आपको समझा रहा हूं, बाकी आपका मन होता है मेरे बच्चों। चलिए अब यहीं पे क्वेश्चन ले लिया मैंने, फाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द गिवन मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स आपको दे दिया और कह रहा है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताइए। मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है 3 क्रॉस 3,
तो लकीली बात यह है कि अगर ये 3 क्रॉस 3 है तो चलिए खैर एक ही टाइप का बेसिस चाहिए। तो मान लो फॉर ए सेकंड मैंने स्टैंडर्ड बेस ही ले लिया। स्टैंडर्ड बेस 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये स्टैंडर्ड बेस है R3 का। अगर वो कुछ अपनी मर्जी से देता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब V1 V2 V3 W1 W2 W3, मतलब क्योंकि R क्यूब पे काम कर रहा हूं और मैंने दोनों के बेसिस सेम ले लिए, बिल्कुल ले सकता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल T ऑफ V1 इज इक्वल टू, अब ये T ऑफ V1 किसी के भी बराबर बने, T ऑफ V1 किसके बराबर बनना चाहिए? 0 इंटू 1 0 0 प्लस 1 इंटू 0 1 0 प्लस -1 इंटू 0 0 1। ठीक है बेटा। नाउ T ऑफ V2 किसके बराबर बनेगा? 1 इंटू 1 0 0 प्लस 0 इंटू 0 1 0 प्लस -1 इंटू 0 0 1। ओके। नाउ T ऑफ V3 किसके बराबर बनेगा? 1 इंटू 1 0 0 ओके प्लस -1 इंटू 0 1 0 ओके प्लस 0 इंटू 0 0 1। ठीक है बेटा। अब आप कुछ मत करो, एक सेकंड के लिए इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लो, इस चीज को जो ऊपर मैंने लिखा है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो पहला 0 आ गया, दूसरे वाला फिर 1 आ गया और यहां पे 1 आ गया, तो 0 1। ठीक है बेटा, 0 1 और नेक्स्ट वाला है -1, ये एलिमेंट आ गया। ठीक है। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, 1 आ गया, पहले वाला पॉइंट 1 आ गया, 0 आ गया, -1 आ गया। अब तीसरे पे आ जाओ, 1 -1 0। ठीक है बेटा। तो T ऑफ V1 मिल गया, T ऑफ V2 मिल गया, T ऑफ V3 मिल गया, जो कि आपके सामने लिखा है। सो सपोज दिस इज T ऑफ V1, नाउ दिस इज T ऑफ V2, नाउ दिस इज T ऑफ V3। ठीक है। चलिए अब बारी आती है ट्रांसफॉर्मेशन की, कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या बनेगा। तो इतनी गारंटी है कि R3 से R3 पे बनेगा, तो T जो भी बनेगा वो R3 से लेकर मेरे बच्चों R3 पे बनेगा। तो T कैसे बनेगा? T ऑफ X Y Z इज इक्वल टू समथिंग कोमा समथिंग कोमा समथिंग। अब ये मुझे बनाना है, कैसे बनेगा बस इतना बताइए। अकॉर्डिंग टू रूल T ऑफ X Y Z को क्या मैं ऐसे लिख दूं? X इंटू 1 0 0 प्लस Y इंटू 0 1 0 प्लस Z इंटू 0 0 1। ये बेसिस के एलिमेंट की टर्म्स में मैंने लिख दिया। अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी T है, समझ गए, तो मैं T ऑफ दिस वन लिख सकता हूं। मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। नाउ दिस इज व्हाट T ऑफ, अब जरा इस पे वैल्यू डालिए, इस पे वैल्यू डालोगे तो क्या मिलेगा? X बाहर आ जाएगा, T ऑफ 1 0 0 प्लस Y ऑफ T 0 1 0 प्लस Z T ऑफ 0 0 1। ओके। नाउ दिस इज X इंटू T 1 0 0 किसके बराबर था? अभी शायद मैंने लिखा था 0 1 -1 प्लस Y, ये किसके बराबर था? 1 0 -1 प्लस Z, ये किसके बराबर था? 1 -1 और 0। ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूं और ट्रांसफॉर्मेशन बनाने की कोशिश करूं, तो y प्लस जेड एक्स माइनस जेड माइनस एक्स माइनस के y। आप चेक कर लीजिए, y प्लस जेड बनेगा पहला, दूसरा बनेगा x माइनस के जेड, बिल्कुल ठीक है, तीसरा बनेगा माइनस एक्स और माइनस वाई। तो मेरे बच्चों जो ट्रांसफॉर्मेशन आई T ऑफ एक्स वाई जेड, वो किसके बराबर आई? y प्लस जेड एक्स माइनस जेड माइनस एक्स और माइनस के जेड। बिल्कुल सिंपल, समझ गए। लेकिन ये सिंपल मैंने रखा है क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस है। अगर बेसिस स्टैंडर्ड नहीं होते तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता। तो वो जो हमारे कोर्सेज हैं उसमें हम नॉन स्टैंडर्ड बेसिस लेके भी बनाते हैं। होप सो मेरे बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास है मेरी, उसमें मैं आपके साथ कुछ एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।